हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर सुनील सर और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वह भारत के भौगोलिक परिचय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाता है। तो हम लोग जो आज सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे भारत के भौगोलिक परिचय देखेंगे। भारत के भौगोलिक परिचय। तो भारत के ये जो भौगोलिक परिचय हैं इसमें देखेंगे भारत का नाम और इसकी अवस्थिति। भारत का नाम, इसकी अवस्थिति देखा जाएगा। अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार और क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या इसी में देखेंगे। इसी के साथ भारत की तटीय एवं स्थलीय सीमा देखेंगे। भारत की तटीय एवं स्थलीय सीमा और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो भारत के भौगोलिक परिचय में हम लोग भारत का नाम देखेंगे। औपचारिक नाम क्या है, अनौपचारिक नाम क्या है, अर्थात संविधान में इसका क्या वर्णन है और आम बोलचाल की भाषा में भारत को किस किस नाम से पुकारा जाता है। और भारत की अवस्थिति हम देखेंगे, किस देश के साथ, इसका विस्तार क्या है, प्राकृतिक विस्तार क्या है, किस गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है कि दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरी विस्तार हम देखेंगे। अक्षांशीय विस्तार क्या है, उत्तर से दक्षिण इसका अक्षांशीय विस्तार क्या, पूर्व से पश्चिम में जो है वह देशांतरी क्या विस्तार है, इसको भी हम इसी भी पाठ्यक्रम में देखेंगे। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या कितनी है, तो भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत का क्षेत्रफल और विश्व के भी संदर्भ में देखेंगे। भारत का क्षेत्रफल का कौन सा स्थान है विश्व में, जनसंख्या भी देखेंगे और विश्व के संदर्भ में भी हम जनसंख्या देखेंगे। भारत की तटीय एवं स्थलीय सीमा क्या है, भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। साथ ही यह भी देखेंगे स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है और तटीय सीमा की लंबाई क्या है, कौन से राज्य सबसे अधिक तटीय सीमा की लंबाई बनाते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम देखेंगे। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थात भारत के अन्य देशों के साथ, किस देशों के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है, इसे भी हम देखेंगे। एक एक करके हम देखेंगे। पहले हम भारत के भौगोलिक परिचय में जो स्टार्ट करेंगे वह भारत के नाम देखेंगे। अर्थात भारत में जो भारत को आम बोलचाल की भाषा में किस किस नाम से बुलाया जाता है, अर्थात अनौपचारिक रूप में भारत की किस नाम से जाना जाता है और औपचारिक रूप से अर्थात संविधान में भारत को किस नाम से जाना जाता है। क्या भारत के ही नाम से जाना जाता है, अन्य नामों से जाना जाता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। चलिए हम पहले हम भारत के नाम की चर्चा को देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। भारत का नाम। तो भारत का जो नाम है औपचारिक रूप से देखेंगे, औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से देखेंगे। औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से जो भारत का नाम है, एक तो भारत कहा जाता है औपचारिक रूप से, दूसरा इंडिया कहा जाता है।
भारत और इंडिया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह प्रावधान किया गया है और इसमें बताया गया है भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया जो कि राज्यों का संघ होगा, जो कि राज्यों का संघ होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह प्रावधान किया बताया गया कि भारत अर्थात इंडिया जो कि राज्यों का संघ होगा। तो इसका तात्पर्य औपचारिक रूप से भारत अर्थात संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भारत, तो हमारे संविधान में औपचारिक रूप से चाहे भारत कहा जाए चाहे इंडिया कहा जाए, तो भारत का जो नाम पड़ा वह दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पे भारत नाम पड़ा, भरत के नाम पर भारत पड़ा। तो जो भारत नाम है यह दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत रखा गया। और यहाँ पर इंडिया जो है, तो पहले बात किया जाए जो वैदिक आर्य थे, वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु नदी की घाटी थी और ईरानियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम पर इंडस नदी कहा और इंडस नदी के नाम पर ही उन्होंने इंडिया नाम रखा। तो किसने? यूनानियों द्वारा सिंधु नदी को इंडस नदी कहा, इंडस नदी के नाम से, और इंडस नदी के नाम पर ही इसे इंडिया नाम पड़ा, इंडिया नाम पड़ा। मीन्स यूनानियों के द्वारा इनका मानना था कि जो वैदिक आर्य थे, वैदिक आर्यों का जो निवास था वह सिंधु नदी घाटी था और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से जानते थे और इंडस नदी के नाम पर इन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग किया और इंडिया नाम रखा। देखिएगा, औपचारिक रूप से का मतलब होता है वैधानिक रूप से या संवैधानिक रूप से भारत का दो नाम है, भारत और इंडिया, जबकि अनौपचारिक रूप से अर्थात आम बोलचाल की भाषा में भारत को भारतवर्ष भी कहा जाता है, आर्यावर्त भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो अनौपचारिक रूप से या आम बोलचाल की भाषा में, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, इससे भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप आदि के नाम से जाना जाता है। तो अब प्रश्न एक बार वनडे एग्जाम में पूछ लिया, इंडिया का जो नाम है किसने रखा? यूनानियों द्वारा रखा गया था, जबकि हिंदुस्तान का नाम किसके द्वारा रखा गया था? सॉरी, तो हिंदुस्तान का नाम किसने रखा था? तो ये प्रश्न पूछ लिया गया और हिंदुस्तान का नाम जो है ईरानियों द्वारा अगर बात किया जाए, ईरानियों द्वारा इनका मानना था जो सिंधु नदी घाटी में जो वैदिक आर्य निवास करते हैं, उनको सिंधु नदी को इन्होंने हिंदू नाम रखा
और हिंदू के नाम पर इन्होंने हिंदुस्तान नाम रख दिया है, हिंदुस्तान। तो देखा गया कि अनौपचारिक रूप से भारत को किस नाम से जाना जाता है? भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, जम्बूद्वीप। हिंदुस्तान का नाम किसने रखा? ईरानियों द्वारा रखा गया था, जबकि इंडिया जो है यह यूनानियों के द्वारा इंडिया नाम रखा गया था। चलिएगा, अब हमने देखा भारत के भौगोलिक परिचय में पहला जो हमने फ्रेमिंग किया था, भारत का नाम औपचारिक रूप से और अनौपचारिक रूप से दोनों रूपों से हमने भारत को किस किस नाम से जाना जाता है, संविधान में क्या उल्लेख है और आम बोलचाल की भाषा में हम भारत को किस नाम से जानते हैं, यह हमने देख लिया। अब हम टॉपिक पे करते हैं, भारत की अवस्थिति की बात करते हैं। भारत की अवस्थिति अर्थात भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, कि उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है कि दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। तो कहीं कहीं प्रश्न होता है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है कि दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है कि पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है कि पश्चिमी गोलार्ध में अवस्थित है। तो अगर बात किया जाए किसी भी देश के अवस्थिति का निर्धारण जो है अक्षांशों के आधार पर किया जाता है। किसी किसी बुक में लिखा होता है या गाइडों में लिखा होता है जो भारत की अवस्थिति है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो अर्थात जो भारत अवस्थित है किस गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन जब आयोग यही प्रश्न पूछ लेता है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, वह जो विकल्प देता है कि उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है कि दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। तीसरा विकल्प हो जाता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है और चौथा नानाबदीज या इनमें से कोई नहीं होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वह तुरंत देखते हैं कि वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध मारकर चले जाते हैं। उनको लगता है कि क्योंकि उन्होंने गाइडों में और किताबों में पढ़े हैं कि जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, लेकिन आयोग ने जो प्रश्न का आंसर माना वह मान लिया उत्तरी गोलार्ध। तो ऐसे तो उसे कहते हैं कि आयोग ने जो आंसर की जारी किया है वह क्या है? गलत है। क्योंकि हमने आज तक जो पढ़ा है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध जो पूर्ण रूप से तो सही नहीं है ना, पूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि किसी भी देश की अवस्थिति जो है वह हम किस आधार पर देखते हैं? अक्षांशीय आधार पर देखते हैं। जो लोक सेवा आयोग है, क्योंकि न उत्तरी पूर्वी गोलार्ध ही गलत है न उत्तरी गोलार्ध गलत है, लेकिन जो आयोग का मानना है कि उसका मानना यह है कि जो किसी भी देश की अवस्थिति का निर्धारण जो है वह अक्षांशीय आधार पर किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि अक्षांशीय और देशांतरीय आधार पर नहीं किया जाता है। लेकिन जो हमारा लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जो एग्जाम कराते हैं, तो लोक सेवा आयोग जो है वह उत्तरी गोलार्ध को प्राथमिकता दिया है। तो हम देखेंगे भारत को किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। चलिएगा हम देखने का प्रयास करते हैं भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति तो भारत थोड़ा देखेंगे, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। और यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इससे मध्याह्न रेखा या ब्रह्मांड रेखा के भी नाम से या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। चलिएगा, यह है विषुवत रेखा के उत्तर को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ये विषुवत रेखा के उत्तर को, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। और विषुवत और देशांतर रेखा के पूर्वी भाग को
पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और इसके पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। अर्थात बात किया जाए, जो ये अक्षांश रेखा है ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को निर्धारित करती है, जबकि देशांतर रेखा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को निर्धारित करती है। तो अब प्रश्न यह है कि जो भारत है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? कि पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, कि पश्चिमी गोलार्ध में अवस्थित है, कि उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, या दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है? चलिए देखने का प्रयास करते हैं भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो यह देखेंगे हम, एक कर्क रेखा है, कर्क रेखा, यह है कर्क रेखा। और भारत की जो अवस्थिति है, भारत की जो अवस्थिति है भारत की यह अवस्थिति है। तो मीन्स अगर हम विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में भारत अवस्थित है, तो हमने कहा कि अगर लोक सेवा आयोग के आंसर के हिसाब से अगर देखते हैं तो भारत जो है वह विषुवत रेखा के उत्तर में है, अर्थात यह भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध के मीन्स, और ये किस महाद्वीप का भाग है? अगर आप लोग मानचित्र, क्योंकि जियोग्राफी पढ़ने के लिए आपके पास साथ में एटलस होना बहुत जरूरी है। एटलस के माध्यम से, मैपिंग के ही माध्यम से हम जियोग्राफी सीख सकते हैं, उसके प्रश्नों का आंसर निकल सकता है जब आपके पास पढ़ते समय आपके साथ एटलस की मैपिंग होना अनिवार्य है। एक बार किताब हो या ना हो, लेकिन एटलस की जो मैपिंग है उसको आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप जियोग्राफी सीख सकते हैं। क्योंकि हम एक एक चीज आपको हम नहीं दिखा पाएंगे बोर्ड पर, हाँ, लेकिन बता सकते हैं। आप हम जो आपको समझाते हैं, इस समझाने के माध्यम से आप मानचित्र को देखना सीख जाएंगे, और हमारे ही साथ बने रहिएगा तो आपको मैपिंग सीखना आ जाएगा। और जिस दिन आपको मैपिंग सीखना आ गया, लगभग आपका 60% जो जियोग्राफी की समस्या है वह अपने आप सॉल्व हो जाएगी। बचेगी 40% समस्या, वो कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। लेकिन 60% समस्या आपका, जो 40% समस्या है वो 60% से ही सॉल्व होगा, और 60% समस्या जो सॉल्व होता है वह मैपिंग पर सॉल्व होता है। और हम आपको बोर्ड पर पूरी मैपिंग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बोर्ड पर मैपिंग बनाएंगे तो हम आपको समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि यह डिजिटल बोर्ड नहीं है, यह एक वाइट बोर्ड होने के कारण आप हमारे साथ जो है, जो हम समझाएंगे, जो हम नाम लेंगे, इसलिए थोड़ा आज जो है स्पीड भी पहले की अपेक्षा स्लो है, क्योंकि आप जो हम नाम लेंगे आपको वह मानचित्र में देख कर उसे पॉइंट कर लेना है। कि जैसे हमने कहा कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, और बात किया जाए भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया, उत्तरी गोलार्ध के एशिया महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के किस भाग में? दक्षिण एशिया के, दक्षिण एशिया के, दक्षिण एशिया के भारतीय उपमहाद्वीप में अवस्थित है। तो भारत की जो अवस्थिति है उत्तरी गोलार्ध के एशिया महाद्वीप की दक्षिणी एशिया के भारतीय उपमहाद्वीप में अवस्थित है। तो प्रश्न फिर उठा, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं, कितने देश को सम्मिलित किया गया है?
तो प्रश्न यहां फिर उठ गया, एक बार क्वेश्चन आया तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत देश आते हैं, तो 4 विकल्प दे देगा और पूछेगा इसमें से आप भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन से देश नहीं आते हैं या कौन से देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश आते हैं जिसको शामिल किया गया है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इतने देशों को मिलाकर सम्मिलित करके किस नाम से जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये 5 देश को शामिल किया गया है। तो देखा गया जो भारत की अवस्थिति है यह किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। लोक सेवा आयोग के अनुसार जो है वह किस गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध। लेकिन ऐसे दिया जाए प्रश्न में, अगर मान लीजिए प्रश्न है भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, पहला विकल्प दिया गया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, बी दिया गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, सी दिया गया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, डी दिया गया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिएगा प्रश्न यह है कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। बेसिक क्वेश्चन कई बार आयोग ने क्वेश्चन पूछा और यही 4 विकल्प दिया। तो किसी ने उत्तरी पूर्वी गोलार्ध को प्राथमिकता देंगे, किसी ने जो है उत्तरी गोलार्ध को प्राथमिकता दिया, और किसी ने कहा कि ये दोनों है, दोनों सही, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन हमें अभी अभी आपको बताया कि भारत जो है लोक सेवा आयोग के अनुसार भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। अगर विकल्प में उत्तरी गोलार्ध है तो प्राथमिकता आप उत्तरी गोलार्ध को देंगे, और अगर मान लीजिए उत्तरी गोलार्ध न देकर विकल्प से उत्तरी गोलार्ध को हटा दिया गया, विकल्प में ही नहीं है कि उत्तरी गोलार्ध, तब आप उत्तरी पूर्वी गोलार्ध को प्राथमिकता देंगे। तो इतना समझना होगा कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, कि लोक सेवा आयोग के अनुसार वैसे जब अक्षांशीय स्थिति पर किसी भी देश की अवस्थिति का वर्णन किया जाता है तो उत्तरी गोलार्ध, प्रश्न का आंसर जो है उत्तरी गोलार्ध होगा। अब आते हैं प्राकृतिक रूप से भारत की अवस्थिति क्या है। तो जो भारत की अवस्थिति क्या है, प्राकृतिक रूप से भारत की जो अवस्थिति है, प्राकृतिक रूप से भारत की अवस्थिति, प्राकृतिक रूप से भारत की जो अवस्थिति है, उत्तर में किससे घिरा हुआ है, हिमालय पर्वत, उत्तर में हिमालय पर्वत, पश्चिम में सुलेमान एवं किर्थर पहाड़ियों से, पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, तो पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियों से, और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो जो भारत की प्राकृतिक अवस्थिति है वह देखा गया उत्तर में हिमालय पर्वत से, और पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियों से, पश्चिम में सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों से, और दक्षिण में भारत जो है
हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो भारत की हमने अवस्थिति भी देख लिया कि वह प्राकृतिक रूप से उत्तर में हिमालय पर्वत से, पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियों से, पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। जबकि अवस्थिति वैसे भौगोलिक अवस्थिति देखा उत्तरी गोलार्ध के एशिया महाद्वीप के भारतीय उपमहाद्वीप के में अवस्थित है। तो ये हमने भारत की अवस्थिति देखा। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल एवं जनसंख्या। तो भारत का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, भारत के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर बात किया जाए क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का स्थान, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है वह है 7वां स्थान, 7वां स्थान है। तो अब देखेंगे प्रथम स्थान किसका है, द्वितीय स्थान पर कौन है, तृतीय स्थान पर कौन है, चतुर्थ स्थान पर कौन है, पांचवें स्थान पर कौन है, छठवें स्थान पर कौन है, सातवें स्थान पर हमारा भारत है। चलिएगा, जो प्रथम स्थान पर है, प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन। प्रथम स्थान पर है रूस, सेकंड स्थान पर है कनाडा, थर्ड स्थान पर है चीन, तो फोर्थ स्थान पर है यूएसए, फिफ्थ स्थान पर है ब्राजील और सिक्स्थ स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, सिक्स्थ स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ स्थान पर क्या है, भारत। इसका एक ट्रिक भी है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो याद भी कर लेना। जो ट्रिक्स है वह है रक्कू बाई, रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो यह आपको ट्रिक है, वैसे कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो नहीं भूलेंगे, लेकिन ट्रिक याद रखेंगे क्योंकि ये हमारे द्वारा तो हमारे लिए अच्छा हो सकता है, आपके लिए अच्छा होगा या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन देखा गया क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। तो फर्स्ट स्थान पर रूस, सेकंड स्थान पर कनाडा, थर्ड स्थान पर चीन, फोर्थ स्थान पर यूएसए, फिफ्थ स्थान पर ब्राजील और सिक्स्थ स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ स्थान पर कौन है, भारत है। चलिएगा, ये क्षेत्रफल के दृष्टि देखा गया पूरे विश्व के क्षेत्रफल का जो भारत का क्षेत्रफल है 2.4% है। चलिएगा, अब हम जनसंख्या की बात करते हैं। अब की बात करते हैं भारत की जनसंख्या पूरे विश्व के जनसंख्या का
17.5% है। 17.5% है। तो जनसंख्या की दृष्टि से परसेंटेज में देखा जाए 17.5% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत की जो आबादी है वह 121 करोड़, लगभग इस समय तो 130 करोड़ के आसपास आबादी हो गई है। लेकिन जो प्रामाणिकता है, जिस आधार पर ये 17.5% है, उस आधार पर 181 करोड़ भारत की जो कुल आबादी है 181 करोड़, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अब देखेंगे जनसंख्या के दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान, कौन सा स्थान है जनसंख्या के दृष्टि से? तो स्थान जो भारत का स्थान है वह किस पोजीशन पर है? सेकंड पे है। तो पहला देखेंगे जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है? चीन। सेकंड स्थान पर भारत। थर्ड स्थान पर यूएसए। फोर्थ स्थान पर इंडोनेशिया। फिफ्थ स्थान पर ब्राजील। चलिए, और सिक्स स्थान पर जो है वह है पाकिस्तान। सिक्स स्थान पर है पाकिस्तान। तो जनसंख्या के दृष्टि में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान है। और अब हम लोग यूपी के हैं, और यूपी की जनसंख्या जो है, पूछा जाता है विश्व में यूपी की जनसंख्या किन देशों से कम है? कितने देशों से कम है? अभी जो अगर 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात करते हैं तो जो यूपी उत्तर प्रदेश की संख्या थी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो थी वह ब्राजील की जनसंख्या से कम थी। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की, उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति की जनसंख्या की बात करते हैं, वर्तमान स्थिति, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा, ये वर्तमान की बात हो रहा है, प्रेजेंट की बात हो रहा है। 2011 जनगणना के अनुसार ब्राजील के बाद अर्थात उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे विश्व में 5 देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, अब जो है उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या पूरे विश्व के 4 ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। तो मीन्स ये कहा जा सकता है आज वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 20.4 करोड़ जनसंख्या। और जो वर्तमान की अगर बात किया जाए, इसकी जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इंडोनेशिया से कम तथा ब्राजील से अधिक है। तो इंडोनेशिया से कम तथा ब्राजील से अधिक है। पूछा जाएगा विश्व में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कौन सा स्थान है? जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखेंगे चाइना, भारत, स्वयं भारत सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पर यूएसए, फोर्थ नंबर पर इंडोनेशिया, फिफ्थ नंबर पर कौन आ गया है? उत्तर प्रदेश आ गया है। तो बताएंगे पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या का स्थान है और कौन सा स्थान है? 5वें स्थान पर है। तो हमने क्या देखा? भारत के भौगोलिक परिचय में हमने नाम देख लिया।
अवस्थिति देख लिया, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या देख लिए। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक की इसी में चर्चा करेंगे वह